आज हम लोग क्लास 9 का मैथ का चैप्टर लेसन 5 के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ इसमें पढ़ना है। तो ये चैप्टर आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सिर्फ 9 के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि 10 के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी शब्दों का समावेश दिया गया है। वे उन सारे शब्द जिसके द्वारा आप मैथ के छोटी छोटे बारीकियों को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए उन बारीकियों के बारे में जानते हैं। और ये चैप्टर आपका सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कंडीशन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चैप्टर का नाम है आपका यूक्लिड का ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। पहला वर्ड आता है आपका ज्यामिति। शब्द बना किससे है? तो यह शब्द ज्यामिति, जिसको ज्योमेट्री भी कहा जाता है इंग्लिश में, यूनानी भाषा के शब्द जियो और मेट्रीन से मिलकर के बना है। यह किससे मिलकर बना है? जियो और मेट्रीन। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और मेट्रीन का अर्थ है आपका मापना, मतलब कि इसमें भूमि का मापन किया जा रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है ज्यामिति का उद्गम जो हुआ होगा वह भूमि मापने की आवश्यकता के कारण हुआ होगा। ज्यामिति का उद्गम किस लिए हुआ होगा? भूमि मापने की आवश्यकता के कारण। गणित की इस शाखा का अध्ययन विभिन्न रूपों में प्रत्येक प्राचीन सभ्यताओं द्वारा किया गया है, चाहे वह मिस्र की सभ्यता हो, बेबीलोन की हो, चीन की हो या भारत की या यूनान या इनकास की। इन सभ्यता के लोगों को अनेक व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, जिससे ज्यामिति के विकास की आवश्यकता पड़ी। उदाहरण के तौर पर जब भी नील नदी में बाढ़ आती थी, नील नदी क्या है पता है आप लोग को? सबसे लंबी नदी नील नदी। कहाँ की? भारत की या विश्व की? तो एक लाइन ये भी याद रख लीजिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है? नील नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अब कहा जा रहा है विभिन्न, इसमें कभी कभी ऐसा बोला गया है कि नील नदी में जब बाढ़ आती होगी तो विभिन्न भूमि स्वामियों के संलग्न खेतों के बीच की परिसीमाओं को अपने साथ बहा ले जाती थी। अब बाढ़ आया, बाढ़ आने के बाद क्या हुआ? फिर से तुमको सीमा बांधना पड़ेगा अपना खेत का, क्योंकि खेत तो पानी में डूब गया था, मिट्टी उट्टी सब बराबर। तो इसी सब के कारण फिर से परिसीमा बनाया जाएगा तो बड़ा दिक्कत होता था। कोई बोलता था भाई ज़मीन तुम बढ़ा लिए, घटा लिए। तो इन सब चीज़ों का आकलन करने के लिए ही ज्यामिति का विकास हुआ और उन्होंने ज्यामिति के ज्ञान का उपयोग अन्न भंडारों के आयतन निकालने, नहरों और पिरामिडों के निर्माण करने के लिए किया। वे एक कटे हुए पिरामिड का आयतन ज्ञात करने का एक सही तरीका खोज रहे थे। तो उसी वक्त वे सूत्र भी जानते होंगे पिरामिड वगैरह का। अगला है आपका दिया हुआ अगले पेज पे, आप जानते हैं कि पिरामिड क्या है? तो पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसका आधार की बात करें तो जिसका आधार एक त्रिभुज या वर्ग या कोई अन्य बहुभुज होता है। कहते हैं पिरामिड क्या हुआ? एक वो आकृति है। पिरामिड क्या है? एक आकृति है और जिसका आधार कुछ भी हो सकता है। आप लेंगे सर कैसे बनेगा इसका पिक्चर? तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ऐसे कुछ पिक्चर बन सकता है इस तरह का। ये नीचे आपका जो है या तो ये चौखुट भी हो सकता है या तो ये सर्किल भी हो सकता है, ये किसी भी आकार का हो सकता है। ठीक है, जैसे आप बोले आप लोग आइसक्रीम खाए ना, कौन वाला आइसक्रीम, उसी टाइप का थोड़ा पिरामिड होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इत्यादि की खुदाई से पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो लगभग 3000 साल पहले थी। देखिए ये सब थोड़ा वर्ड आपका दे दिया, इतिहास से भी इसको रिलेट कर दिया आपका। सिंधु घाटी की सभ्यता कब? लगभग 3000 ईस्वी पूर्व ने ज्यामिति का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया था। वह एक उच्च कोटि का संगठित समाज था। सर अत्याधुनिक रूप से विकसित थे, बड़े योजनाबद्ध ढंग से निर्मित किए गए थे। वहाँ का सड़कें परस्पर समानांतर हुआ करती थी और भूमिगत नालियों की व्यवस्था थी। घरों में विभिन्न प्रकार के अनेक कमरे भी हुआ करते थे। मतलब वे लोग क्षेत्रमिति का उपयोग करता होगा, मेंसुरेशन पढ़ा होगा वो लोग। निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली ईंटें भट्ठों पर पकाई जाती थी। ये सब क्लास 12 का इतिहास बुक में आपका क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता से आप क्या समझते हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए और लिखा हुआ है, निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली ईंटें भट्टों पर पकाई जाती थी। इन ईंटों के लिए अनुपात लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुपात 4:2:1 होता था। अच्छा एक चीज़ और, अभी जो ईंट आता है हम लोग का घर में अलग अलग जगह से बन करके आता है, क्या सब ईंट का साइज एक ही रहता है? हाँ एक रहता है या अलग अलग रहता है? एक रहता है। तुम दुनिया भर के उल्लू हो इसलिए तुमको पता नहीं है। सब ईंट का साइज एक ही रहता है, कहीं का भी ईंट उठा लो। ठीक है, अगर ईंट का साइज बदल जाएगा तो दिक्कत होगा। तो प्राचीन काल से ही देखिए सबका साइज कुछ कुछ फिक्स दिया गया है। प्राचीन भारत में सुलभा सूत्र, अब देखिए एक वर्ड यहाँ पर आया सुलभा सूत्र, ये जो है ज्यामितीय रचनाओं के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। वैदिक काल की ज्यामिति का उद्गम वैदिक पूजा के लिए आवश्यक भिन्न भिन्न प्रकार की वेदियों और अग्निकुंडों के निर्माण कार्य के लिए हुआ। तो ये सब चीज़ भी होता था। इसके अलावा
घरेलू धार्मिक कार्यों के लिए वर्गाकार और वृत्ताकार वेदियों का प्रयोग किया जाता था, जबकि सार्वजनिक पूजा स्थलों के लिए त्रिभुजों और समलंबों के संयोजन से बने आकारों का प्रयोग आवश्यक था। अथर्ववेद में श्रीयंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े 9 समद्विबाहु त्रिभुज अंतर्निहित हैं और ये त्रिभुज इस प्रकार व्यवस्थित किए गए थे कि इसमें 43 छोटे त्रिभुजों का निर्माण होता है। तो ये सब आपका ऐसे ही दिया हुआ है, सब जानकारी के लिए, आपको लिखना नहीं है, ये सब एग्जाम में पूछता भी नहीं है, बस जानकारी के लिए सही है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं ज्यामिति का विकास काफ़ी लंबा टाइम से होता रहा है। बहुत सारा जगह में पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत कोई लोग क्या करता था, एक दूसरे को मौखिक रूप से सुनाता होगा, तो कोई लोग क्या होता था लिख करके देता होगा ज्ञान। सीधा सा में बोले, आप लोग देखे होंगे बहुत सारा चीज़ हम लोग को मम्मी पापा बोल करके याद कराते हैं, सुनते हैं हम लोग और याद जान लेते हैं। इसके बाद है बेबीलोनिया में ज्यामिति एक अत्यधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण वाले विषय में सीमित रहा, ऐसा ही भारत रोम में भी रहा। तो ये सब चीज़ आपका दिया हुआ है। अब आगे देखिए, एक फ़ोटो दिया हुआ है जिसका नाम थेल्स है। थेल्स का फोटो दिखा आप लोग को, पेज 3 में आ जाइए। एक यूनानी गणितज्ञ थेल्स को फोटो के बगल में लिखा है, कह रहा है एक यूनानी गणितज्ञ थेल्स को श्रेय जाता है कि उन्होंने सबसे पहले ज्ञात उत्पत्ति प्रदान की। ठीक है, यह उत्पत्ति इस कथन की थी कि वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। वृत्त का व्यास क्या करता है, वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है, मतलब बांट देता है। अब जैसे आप लोग वृत्त तो देखे ही होंगे, चूड़ी आप लोग मम्मी का देखे, ये मम्मी पहनती है, इसको अगर बराबर भागों में बांट दिया जाए कोई लाइन के द्वारा, तो ये लाइन को क्या बोलेंगे हम, व्यास बोलेंगे। इस लाइन को क्या बोलते हैं, व्यास, ध्यान रखिएगा। अगर ये आधा है इस तरह का, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, त्रिज्या। इस लाइन को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और अगर किनारा से एक टच हो रहा है तब क्या बोलेंगे, जीवा। ठीक है, ये सब आगे क्लास में सब पढ़िएगा, परेशान नहीं होना है। अब आता है थेल्स का एक प्रसिद्ध शिष्य पाइथागोरस का नाम तो आप लोग सबके सुने हैं, वह थेल्स का ही सबसे प्रसिद्ध शिष्य था। तो आप लोग भी थोड़ा बढ़िया काम कीजिए, इतना बढ़िया काम कीजिए ना कि आपका नाम के साथ मेरा नाम भी जुड़ जाए, तब ना हुआ कि हाँ आशीष सर का स्टूडेंट है सूरज कुमार, नाम भी रोशन करता है। चलिए ठीक है, तो थेल्स का प्रसिद्ध शिष्य का नाम क्या है, पाइथागोरस। 572 ईस्वी पूर्व में था, जिसका नाम आपने सुना होगा। पाइथागोरस और उसके साथियों ने अनेक ज्यामितीय गुणों की खोज की और ज्यामिति के सिद्धांतों का विकास भी किया। और यह प्रक्रिया कब तक जारी रही थी, तो 300 ईस्वी पूर्व तक जारी रही। इसी समय मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के एक गणित के शिक्षक यूक्लिड ने उस समय तक गणित के सभी ज्ञान को एकत्र किया और एलिमेंट्स नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में उसको व्यवस्थित भी किया। किसका नाम मैंने बताया, यूक्लिड का। कहाँ के थे ये, मिस्र के थे। और उन्होंने एलिमेंट्स को 13 अध्याय में विभाजित किया, जिसमें प्रत्येक को पुस्तिका माना जाता है। तो इस अध्याय में हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। यूक्लिड के समय के यूनानी गणितज्ञों ने ज्यामिति को विश्व का एक सिद्धांतीय प्रतिमान सोचा, जिसमें वे रहते थे बिंदु यानी पॉइंट, रेखा मतलब लाइन, तल मतलब प्लेन या पृष्ठ सरफेस सबसे नीचे। अब देखिए उसका अगला पेज में आप पढ़ते हैं, इत्यादि की अवधारणा के बारे में उन्होंने बताया। अब इसके अलावा उन्होंने सब चीज़ का डिफाइन भी किया। जैसे इन्होंने कहा एक ठोस का आकार होता है, माप होती है, स्थिति होती है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ठोस वस्तु के बारे में इन्होंने क्या बताया कि भैया ये जो है ठोस का आकार होता है, माप और स्थिति होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। इसकी परिसीमा पृष्ठ कहलाती है। ये आकाश के एक भाग को दूसरे भाग से पृथक करती है, इसकी कोई मोटाई नहीं होती। ये सब चीज़ इन्होंने बताया। इसके बाद इन्होंने बताया पृष्ठों की परिसीमाएं वक्र रेखा भी होती है। तो काफ़ी सारा चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया। अब चलिए मेनली देखिए जो परिभाषा दिया जा रहा है, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करते हैं। पहला आपका बिंदु किसे कहते हैं, तो बिंदु एक लड़की का नाम है, ऐसा है लेकिन यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है हमको दूसरा चीज़। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। माने को बिंदु का टिपका तो हो गया बिंदु। रेखा किसको बोलते हैं, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। रेखा क्या होती है, एक चौड़ाई रहित लंबाई होती है। और रेखा जो है ना दोनों साइड बढ़ते जाता है। रेखा क्या होता है, दोनों साइड बढ़ते जाता है। रेखा खंड बोल देगा तब, रेखा का टुकड़ा रेखा खंड है। अगर हम बोले रेल की पटरी चलते जाती है दोनों साइड, तो रेखा मान लो। रेखा खंड बोले तो पटरिया का एगो लोहवा अलगाए लो और रोशन अलगा के क्या किया, बेच दिया कहीं ले जाके,
और उसे गुपचुप खा लिया तो उसको रेखाखंड बोलेंगे। अब आता है एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। अब कोई बोलेगा कि सर रेखा के किनारों को बिंदु भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, चलेगा। रेखा में चौड़ाई कहाँ? हाँ, रेखा में चौड़ाई कहाँ से होगा भाई, ये को सीधा लाइन है तो कैसे होगा चौड़ाई। एक तो ये भी आपको टिक लगाते ही चलना है, कुछ छोड़ना कुछ भी नहीं है। अगला है एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। अब देखो कोई ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर बहुत सारा बिंदु है, उस बिंदुओं को आप क्या कीजिए आपस में मिला दीजिए तो एक और रेखा बन जाएगा। ठीक है, इन बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए, रेखा बन जाएगा। अब आता है पृष्ठ क्या है, सरफेस, जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है उसको क्या बोलते हैं, सरफेस। जैसे बोल सकते हैं इस बोर्ड का क्या है, लंबाई है चौड़ाई है, मोटाई नहीं है। ठीक है, इसको बोलेंगे सरफेस। पृष्ठ के किनारे क्या होते हैं, रेखाएं होती हैं। अब आता है एक समतल पृष्ठ वह है। अब समतल पृष्ठ की बात करें तो यह वह है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के सपाट रूप में होता है। तो ये सब पढ़ना है आपको। तो ये सब जितना भी परिभाषा बताएं आपको याद कर लेना। इसके बाद इधर आपको कुछ ज़्यादा है नहीं, आगे बढ़ जाइए पेज नंबर 5 पे, मतलब थोड़ा और बढ़िए। यूक्लिड के कुछ अभिगृहित को दिया गया है, कुछ अभिगृहित देखिए पॉइंट वाइज करके लिख दिया है, 1 2 3 4। ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है। पहला बताया गया वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। नॉर्मल सा बात है, एक वस्तु दूसरा वस्तु के बराबर है जो एक जैसा दिखता है। यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण बराबर होगा, सही बात है। यदि बराबर को बराबर में घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होगा। 4 टका में 4 टका घटाओगे 0 आएगा, 5 में 4 टका घटाओगे 1 ही आएगा। ये सब नॉर्मल बात है, बराबर बराबर को घटा रहे हो। अब कह रहे हैं वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर है। अब एक वर्ड आ गया यहाँ संपाती। संपाती मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लेते हैं एक त्रिभुज बना दिए, ठीक है, एक त्रिभुज बना दिए, इसके ऊपर एक यारो त्रिभुज बना दिए, ये क्या हो गया, संपाती। अगर ऊपर चढ़ जाए पक्का पक्की एको कटी कम मशीन है। अब मैथ का बुक एगो ऊपर में रख लो, एगो नीचे में रख दो, संपाती हो गया, बराबर आएगा ना पूरा का पूरा। अब कह रहा है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। कोई भी चीज़ का पूरा अपना भाग से बड़ा होता है। भाग मैंने छोटा, अगर टुकड़वास तो हमेशा बड़ा ही रहेगा, ऑब्वियसली वाली बात है। एक ही वस्तु का दुगना परस्पर बराबर होता है। एक ही वस्तु का अगर दुगना करोगे तो बराबर होगा। तो मूर्खा वाला बात है, सब छोटा छोटा बात है, सबको जानते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही वस्तु का आधा परस्पर बराबर होता है, एक वस्तु का आधा करो, दोनों बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, सब कोई बोल सकता है। अब आता है ये समान अवधारणाएं किसी प्रकार के परिमाण के संदर्भ में की गई थी। तो शुरू में देखो हर चीज़ पढ़ना पड़ता है। सीधा सब ये बोले तुम्हारे पापा लोग को एगो व्हाट्सअप चलाने के लिए बड़ी माथा फोड़ना पड़ा था, लेकिन आजकल जो बुतरू का जन्म लिया है 3 साल हुआ नहीं, अपना बोलो फट से निकाल देगा, कोई देरी नहीं। तो वो ट्रेंड हो चुका है, वो अपना थोड़ा जेनेटिक गुण भी आ चुका है कि बाबूजी मोबाइल चलाते थे, देखना बहुत किसी का, मम्मी लोग रील्स बनाती है तो बेटी लोग भी रील्स बनाने सीख जाती है। तो इसलिए बेसी रील्स नहीं बनाना, नहीं तो आगे चल के तुम लोग का, लेकिन पढ़वे नहीं करता है, वो पढ़ेगा क्या, तूने देख के सीखा है, गजब बात। चलो आगे देखते हैं, वास्तविकता वाला बात है भाई। मेरी एगो फ्रेंड थी, वो हमको एक दिन शिकायत करी थी, क्या बोले आशीष मेरी बेटी जब भी फ़ोन देखती है ना हमेशा रील्स ले लेती है, देखने लगती है। हम ले तोरे पर तो गई है, सर पढ़ा रहे होते थे और पिछवा बैठ लेती थी, बैठ के यहाँ रील से देख रही है। हाँ ले, ज़्यादा दिन पुराना बात थोड़े है, मेरे साथी बीएड में कि वही 2018-20 में थी। सर पढ़ा रहे, पीछे वो लोग का रील्स चल रहा है, वो लोग तीनों दोस्त का। अब बेटी भी वही चीज़ कलाकारी कर रही है, तो बोलती है मेरा बेटी बदमाश है। अरे बेटिया बदमाश थोड़े है, तुम बदमाश थी, गजब वाला बात है। चलो अच्छा आगे देखते हैं। अब आता है, तो ये सब चीज़ हम लोग देख लिए थे, आगे देखिए। तो ये सब अभिधारणा हम लोग देख लिए। फिर कह रहा है त्रिभुज का, अगर यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो, उसी में देखिए अवधारणा में नीचे लिखा है उदाहरण में, यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो, और इस प्रकार एक आयत का क्षेत्रफल अगर एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कुछ ऐसे समझिए, मान लेते हैं हम एगो गए शादी में, ठीक है, हमको शादी में क्या किया, एगो त्रिभुज के आकार का मिठा जैसा कोई चीज़ बना लिया और बना करके दे दिया, ठीक है, त्रिभुज के आकार का। अब इस मिठा को, त्रिभुज वाला मिठा को बनाने में जितना सामग्री लगा था, उतना ही सामग्री में एगो आयत वाला मिठा बना दिया, उतने सामग्री में। तो बताओ दोनों बराबरी हो गया ना। अबरी कह रहा है इस आयत में जितना मिठा का सामग्री लगा था, उतना ही सामग्री से एगो वर्ग बना दिया, वर्ग के आकार का मिठा। तो बताओ ये त्रिभुज वाला और ये वाला दोनों बराबर ही होगा ना।
आराम से समझ गए हम लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है यदि ऊपर दिया गया चौथा अभिग्रहित या बताता हुआ प्रतीत होता है कि यदि दो वस्तुएं सर्वसम हो, मतलब दोनों एकदम आइडेंटिकल हो, एक जैसा हो, तो वे बराबर होती है। सही बात है भाई, आइडेंटिकल है। अब जैसे कि कहीं पर तुम लोग देखना, दो को जुड़वा लड़की को देख लो, जुड़वा बोल रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों एक ही जैसा बराबर दिखेगी ना, तो नॉर्मल सा बात है, बराबर होगी, और वे स्वयं की भी बराबर होगी। तो यही सब चीज़ छोटा छोटा डाटा इसने कहा। अब देखिए अभिधारणा एक, अब यूक्लिड ने कुछ अभिधारणाएं भी दी थी, उन अभिधारणाओं पे चर्चा करते हैं। पोस्टुलेट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट लिखा हुआ है, अभिधारणा एक लिखा है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एगो बिंदु ले लो, एगो बिंदु ले लो, एगो यार बिंदु ले लो, और इससे यहाँ तक खींचोगे तो एगो क्या होगा, एकदम सीधा रेखा खींचा जाएगा। ठीक है, मेरा उतना सीधा नहीं हो रहा, लेकिन तुम लोग अगर स्केल से खींचोगे तो एकदम सीधा हो जाएगा। तो अभिधारणा एक हम लोग देख लिए, अब आगे देखते हैं। लेकिन अब कह रहा है ध्यान दीजिए, यह अभिधारणा में बताती है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर कम से कम एक रेखा अवश्य खींची जा सकती है, लेकिन ऐसी एक से अधिक रेखा नहीं खींचा जा सकती। अब देखिए इसमें कुछ खास लाइन भी इन्होंने बताया। क्या बताया कि दो भिन्न बिंदु से लेकर के एक के रेखा खींच सकते हैं, एक से अधिक रेखा नहीं खींचा जा सकता। परंतु अपने समस्त कार्यों में यूक्लिड ने बिना कुछ बताए बार बार कल्पना की कि दो भिन्न बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। तो ये चीज़ देखो, कुछ चीज़ गलत भी उन्होंने बताया है, वही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है। चलिए देखते हैं। दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक, नहीं वही चीज़ लिखा हुआ है, सॉरी, दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से एक ही रेखा खींच सकते हैं। किसमें बोला, अभिग्रहित 5.1 में बोला। अब जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में दिखा दिया है आपका, अगला पेज में देखिए फोटो दिया हुआ है आपका, उस फोटो में देखिए एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, P से Q तक एक एक लाइन खींच सकते हो, नहीं तो कोई भी लाइन और खींच लो, किसी तरह खींच लो भैया, वो Q से नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है आपका अभिधारणा 2। अभिधारणा 2 क्या कहता है, एक शांत रेखा, एक टर्मिनेटेड लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एगो शांत रेखा है, एगो शांत क्या है, रेखा है, इसको आप अनलिमिटेड जितना बढ़ाना होगा उतना दूर बढ़ा सकते हैं, चलते जाएगा अनंत दूरी तक। आजकल इसको हम रेखा को क्या बोलते हैं, रेखाखंड। ध्यान दीजिए, जिसको हम आजकल रेखाखंड कहते हैं उसे यूक्लिड ने शांत रेखा कहा था। अतः वर्तमान की भाषा में दूसरी अभिधारणा यह कहती है कि एक रेखाखंड को दोनों ओर विस्तृत करके एक रेखा बनाई जा सकती है। अभी के हिसाब से ये बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में एगो पॉइंट दिया हुआ है A, एगो पॉइंट दिया है B। A को अगर आगे बढ़ाते जाओ तो वह पूरा बढ़ते जाएगा, B को आगे बढ़ाते जाओ तो वह पूरा बढ़ते जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रेखा बन जाएगा। और टुकड़ा है A और B, पॉइंट दे दिया तो क्या है, रेखाखंड। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है आपका अभिधारणा 3 में क्या कहा है, देखिए अभिधारणा 3 का है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अब चलिए इसको खींच लेते हैं हम। अब जैसे एगो हम क्या किए, एगो त्रिज्या ले लिया, मान लेते हैं ये त्रिज्या ले लिया, इससे एगो लेकर के हम एगो वृत्त खींच सकते हैं। एक त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, बीच में क्या होगा, एगो केंद्र बिंदु होगा, ध्यान रखिएगा। अभिधारणा 4 क्या कहती है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण किसको कहा जाता है, समकोण जिसमें 90 डिग्री का कोण को समकोण कहते हैं। भैया क्या कीजिएगा, आप लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं। ये हो गया आपका समकोण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है अभिधारणा 5 क्या कहती है। अभिधारणा 5 कहती है, एक सीधी रेखा, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर का योग दो समकोणों से कम होता है। देखो इसको समझो, ये बड़ा टेढ़ा लाइन बोल दिया। सीधा सीधी में बोले एगो सीधा रेखा, चलो एगो सीधा रेखा और एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, देखो यहाँ पर दिखाया गया, पिक्चर में ही दे दिया आपका। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं के बीच गिरती है तो कभी ना कभी ये दोनों पॉइंट जाकर के क्या होगा, मिल जाएगा, मैच हो जाएगा।
बस शर्ते किधर मैच होगा, जिधर 90 डिग्री से कम हो रहा है। 90 से बेसी होगा तब मैच नहीं होगा, तब भागते जाएगा, और 90 से कम होगा तो मैच कर जाएगा जा करके। तो ये सब अभिधारणा तो हम लोग पढ़ लिए हैं। आजकल अभिधारणा और अभिगृहित दोनों को एक ही चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, दोनों को एक ही मान लेता है अभिधारणा और अभिगृहित को। हमको खुद ही दोनों में अंतर नहीं समझ में आता है, तुम लोग का क्या बताएं, लेकिन ठीक ठाक है, थोड़ा अंतर है, लेकिन फिर भी सेम ही है। वास्तव में अभिधारणा एक क्रिया है या एक वर्ब है। जब हम बोलते हैं, जब हम कहते हैं आइए अभिधारणा करें, इसका मतलब है हम लोग कुछ कहेंगे, और जब वो चीज़ प्रमाणित हो जाता है तब उसको अभिगृहित बोलते हैं। अभिधारणा मतलब पहले धारणा बनाए, उसके बाद वो प्रूफ हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, अभिगृहित। तो ये सब समझने का चीज़ है। चलिए अब कहा जा रहा है जिन कथनों को उन्होंने सिद्ध किया वे साध्य या प्रमेय कहलाते थे। देखिए एक लाइन यहाँ पर दिया हुआ है, यूक्लिड ने जिन कथनों को सिद्ध किया वे साध्य या प्रमेय कहलाती थी। यूक्लिड ने अपनी अभिगृहितों, अभिधारणाओं, परिभाषाओं और पहले सिद्ध की गई प्रमेयों का प्रयोग करके एक तार्किक श्रृंखला में 465 साध्य निगमित किए। ज्यामिति के कुछ अगले अध्यायों में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे देखिए उदाहरण एक दिया हुआ है, दे रहा है यदि ए, बी और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं, तो बताइए बी बिंदु ए और सी के बीच स्थित है, आपको ये दिखाना है। तो इस तरह का आपको प्रूफ करने देता है। जैक बोर्ड की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव है भाई, कोई टेंशन ही नहीं है। हालांकि इसको पढ़ लीजिएगा एक बार अपने से, तो बस वही चीज़ लिखा है, देख लीजिए। ए बी प्लस बी सी के साथ ए सी संपाती है। यूक्लिड का अभिगृहित 4 कहता है वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो वे बराबर होते हैं, अतः मान लिया जा सकता है ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तो 2 बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। ये सब हम पढ़ लिए। अब आ जाइए प्रमेय 5.1 पर। प्रमेय 5.1, 2 भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। क्या बोला, 2 भिन्न रेखा की अगर हम बात करें तो इसमें एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता, कॉमन नहीं हो सकता, बिल्कुल कॉमन नहीं हो सकता। अब वही चीज़ का यहाँ डिफिनेशन दिया हुआ है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए देखते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। तो चलिए कथन की ओर चलते हैं। आप पहला है आपका दिया हुआ है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। गलत, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा नहीं खींच सकते, बहुत सारा खींच सकते हैं। जैसे कि आप देखिए एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं हम। एक वो बिंदु ले लो, उसको इधर इधर, अरे यार क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए बहुत सारा रेखा एक बिंदु से खींच सकते हैं। अगला है 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो 2 को भिन्न बिंदु ले लो, एक बिंदु ये ले लो, एक बिंदु इधर ले लो। अब 2 को अगर भिन्न बिंदु ले लेते हैं तो ऐसी स्थिति में इससे केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अगला है एक शांत रेखा, एक शांत रेखा है, इसको दोनों ओर अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे अभिगृहित 2 में, सत्य हो जाएगा, दोनों साइड बढ़ा सकते हो जितना बढ़ाना है। रेल का पटरी एग्जाम्पल समझ लो। यदि 2 वृत्त बराबर है, अगर क्या बोल रहा है 2 गो वृत्त बराबर है तो उसकी त्रिज्या बराबर होगी, बिल्कुल सही बात है भाई, बराबर होगी। आकृति 5.9 में, अब आकृति 5.9 पहले देखने दीजिए क्या है। हाँ देख लिए, पेज पलटाइए दिख जाएगा आपको। आकृति 5.9 में ए बी बराबर पी क्यू है, पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। हाँ बिल्कुल होगा भाई, सीधा सा भी हम बोले ए बी बराबर है पी क्यू के और पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, तो ए बी भी एक्स वाई के बराबर होगा, तो सत्य है। तो चलिए इतना तक ही आज रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। आपको लिखना है, याद करना है, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है, कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू।